हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एनटीएससी स्टेज 1 सैट की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ इवेपोरेशन इन एवरीडे लाइफ। प्रीवियस सेशंस में हमने इवेपोरेशन की प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में जाकर के डिस्कस किया है कि भाई इवेपोरेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में, और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में होती हैं। और ख़ास बात क्या है उन एक्टिविटीज़ की कि उनमें होती है इवेपोरेशन की प्रोसेस। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट भी कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर साइकिल को। हम सबको पता है कि हमारा ये जो प्लैनेट अर्थ है ना, इस प्लैनेट अर्थ के लिए इसकी वाटर साइकिल कितनी इम्पॉर्टेंट है। वाटर साइकिल में भी सबसे पहले हम बात करेंगे बारिश के पानी की, रेन वाटर की, कि हम सबको पता है कि हमारे लिए बारिश का पानी या जो बारिश है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। बारिश का जो पानी है वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, हमारे लिए एक खजाना है। क्योंकि जब बारिश होती है तो ये बारिश का पानी कहाँ जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, उनमें गिरता है। तो नदियों में ना एक जान आ जाती है, नदियों में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। एट द सेम टाइम ये जो बारिश का पानी है इसे अर्थ का जो लैंड पोर्शन है वो अब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भाई जो बारिश का पानी है वो लैंड पोर्शन के मतलब अंदर चला जाता है, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है और बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है प्लैनेट अर्थ में। अब ये जो बारिश का पानी जो कि नदियों में इकट्ठा हुआ है, इस नदियों के पानी को हम यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है इरिगेशन पर्पस के लिए, नदियों के ऊपर डैम बनाए जाते हैं और उन डैम से जो है ना फिर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा नदियों का पानी, जो तालाबों का पानी है, उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसको भी हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। भाई हमारे घर में तो पानी के कई सारे काम होते हैं ना, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। तो भाई आजकल तो सभी के घर में क्या होती है? बोरवेल होती है ना। उस बोरवेल से क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसको ही हम यूज़ करते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के बारिश का पानी हमारे लिए एक खजाने से कम नहीं है, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है हमारे लिए बारिश का पानी। अब सवाल ये है कि आखिर ये बारिश होती कैसे। तो आप सबको पता होगा कि हमारे स्काई में, आसमान में रेन क्लाउड्स बनते हैं, बारिश के बादल बनते हैं, और उन्हीं रेन क्लाउड्स से रेन वाटर क्या होता है? नीचे आता है, अर्थ सरफेस पे आता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर ये बारिश के बादल, ये रेन क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं? तो अगेन हमारे अर्थ प्लैनेट पर जो वाटर बॉडीज़ होती है ना, जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं अलग अलग, नदियाँ, तालाब, ओशियंस, इन सभी वाटर रिजर्वॉयर्स से क्या होता है? इनका जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होकर के होता क्या है? पानी की वेपर्स बन जाती हैं, और ये वेपर्स कहाँ चली जाती हैं? ऊपर स्काई में चली जाती हैं। स्काई में जाने के बाद इन वाटर वेपर्स को रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, क्यों ना हम कंडेंस हो जाएं। और कंडेंस हो जाती हैं वाटर वेपर्स, और क्या बना लेती हैं कंडेंस होकर के? वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि पानी की बूंदें। और ये सभी के सभी वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके क्या बना देती हैं? बारिश का बादल, यानी कि रेन क्लाउड। और ऐसे बहुत सारे रेन क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर, उसके सरफेस पे जो भी वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, भाई आपने कई बार सुना होगा ना कि इतनी तेज़ गर्मी पड़ी कि जो नदी है गांव के आसपास की, वो पूरी की पूरी सूख गई। उस नदी के पानी से पूरा का पूरा जो गांव है वो पलता है, ना सिर्फ एक गांव बल्कि आसपास के कई सारे गांव। लेकिन हुआ क्या कि इतनी तेज़ गर्मी पड़ी, पेपर में ऐसी न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसी न्यूज़ फ्लैश होती हैं कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है तो समर सीज़न में, कि ये नदी सूख गई, वो तालाब सूख गया। तो नदियाँ सूख कैसे जाती हैं?
नदियाँ सूखती ऐसे हैं कि नदियों में जो पानी भरा होता है ना वो इवेपोरेट हो जाता है। भाई प्रीवियस सेशन में हमने टेम्परेचर जो कि एक फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करता है, उस फैक्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो पानी का जो, या बोल सकते हो कि लिक्विड के इवेपोरेशन का जो रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नदियों के पानी की। तो आप बोल सकते हो कि समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि नदियों का जो पानी है वो सूख जाता है। सूख जाने का मतलब क्या है, ये वो पानी इवेपोरेट हो गया, उस पानी की वेपर्स बन गई। तो एग्जैक्टली यही होता है कि हमारे अर्थ प्लेनेट में जितने भी वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, उसमें जितना भी पानी है, पूरा का पूरा पानी नहीं, लेकिन हाँ वाटर रिजर्वॉयर्स में जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि उसकी वेपर्स बनती हैं। जैसे कि ये क्या है, एक वाटर रिजर्वॉयर है, इसमें जो पानी है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और क्या बनेंगी, उसकी वेपर्स बनेंगी। और ये वेपर्स अल्टीमेटली कहाँ जाती हैं, स्काई में जाती हैं। स्काई में जाने के बाद इनको रियलाइज़ होता है कि भाई यहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी कम है, क्यों ना हम कंडेंस हो जाए, और कंडेंस होकर के एग्जैक्टली ये वेपर्स क्या बना लेती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, और इन ड्रॉपलेट्स से क्या बन जाता है, रेन क्लाउड बन जाता है, और ऐसे बहुत सारे बारिश के बादल बन जाते हैं। अब होता क्या है, इन्हीं रेन क्लाउड्स से जो पानी है वो नीचे आ जाता है, कहाँ, अर्थ सरफेस पर। तो जो भी हमारी नदियाँ सूखी है ना, उनमें दोबारा से वो बेसिकली नदियाँ रिफिल हो जाती हैं। जो भी उनसे पानी इवेपोरेट हुआ है वो पानी उनको वापस मिल जाता है, बल्कि आप बोल सकते हो कि ब्याज के साथ मिलता है, कि जितना पानी इवेपोरेट हुआ था उससे डबल ट्रिपल रेन वाटर आ चुका है नदियों के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, नदियों में आप बोल सकते हो कि नदियाँ रिफिल हो जाती हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बारे में आपने अपनी जूनियर क्लासेस में 6th में, 7th में, 8th में ज़रूर से पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल ही तो बोलते हैं। कि पानी पहले क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, वेपर्स बनी, वेपर्स आगे जाकर के ऊपर जाकर के कंडेंस हुई, बारिश का बादल बनाया, और यही बादल से जो है ना जो पानी है, जो रेन वाटर है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। और हम सब के लिए ये वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वाटर साइकिल में इवेपोरेशन की प्रोसेस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर वाटर रिजर्वॉयर्स का जो पानी है वो इवेपोरेट होगा ही नहीं तो बारिश के बादल कैसे बनेंगे, और अगर बारिश के बादल नहीं बने तो फिर आप बोल सकते हो कि बारिश कैसे होगी, और अगर बारिश नहीं होगी तो फिर जो भी आप बोल सकते हो कि बारिश के पानी के जो जितने भी फ़ायदे हमें मिलते हैं वो फ़ायदे हमें नहीं मिलेंगे। जो नदियों का जो पानी है, ऑब्वियस सी बात है, देखो ऐसा है, आप बोलोगे कि मैम अगर बारिश नहीं हो रही है तो इसमें क्या बुराई है। भाई बारिश तो तभी होगी ना जब पानी इवेपोरेट होगा, और ये पानी इवेपोरेट होकर के क्या करेगा, बेसिकली ऊपर जा कर के वेपर्स कंडेंस होंगी ड्रॉपलेट्स में, और तभी बारिश का पानी आएगा। अगर हम बोलेंगे कि इवेपोरेशन हो ही ना तो क्या होगा, शायद बारिश भी ना होगी। तो आप बोलोगे कि मैम अच्छी बात है ना, पानी इवेपोरेट हो ही नहीं रहा है, तो अगर बारिश नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। नहीं चलेगा। माना कि नदियों का पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि नदी के पानी को हम खर्च करना बंद कर रहे हैं। नदी का पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जो हम अपने अपने कामों के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, कि एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उस पानी को यूज़ किया जा रहा है, तो पानी तो नदी का धीरे धीरे कम होता ही जाएगा ना, भले इवेपोरेट ना हो रहा हो लेकिन कम तो होता ही जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पूरी की पूरी नदी सूख जाएगी। अब उस समय उस नदी को भरने के लिए पानी से फिर हम क्या करेंगे, इतना सारा पानी कहाँ से लेके आएंगे, उस समय तो रेन वाटर चाहिए है ना। तो इसका मतलब क्या कि इस वाटर साइकिल में इवेपोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि अगर इवेपोरेशन ना हो पानी का तो फिर बारिश ही नहीं हो पाएगी, वाटर साइकिल आगे कंटिन्यू होगी ही नहीं। So water from the surface of oceans, seas and other large water bodies evaporate continuously as they are exposed to atmosphere. The water vapors because of evaporation rises up in the air and accumulates in the form of cloud, which makes the rain. Hence evaporation is one of the essential parts of water cycle. Water cycle बिना evaporation के आगे बढ़ ही नहीं सकती है। आई बात समझ में? चलो, तो एक हमने एक ऐसी एक्टिविटी देख ली है जो कि हमारी डेली लाइफ में होती है,
भाई जो वाटर साइकिल है वो तो हमारी ज़िंदगी में चलती ही रहती है ना। तो इस एक्टिविटी में, इस वाटर साइकिल में कैसे इवेपोरेशन इन्वॉल्व रहता है वो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं एक और एक्टिविटी की, कि भाई गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी लगती है, यानी कि हमारे बॉडी के आसपास की जो हवा होती है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत ही गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करती है कि यार बाहर बहुत ही ज़्यादा क्या है, गर्मी है। तो क्या होता है कि बहुत पसीना आने लगता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब तक हमको पसीना आना शुरू होता है ना, उसके पहले तक, यानी कि अभी आपको पसीना आया नहीं है, स्वेटिंग स्टार्ट हुई नहीं है, तो स्वेटिंग स्टार्ट होने के पहले बहुत तेज़ गर्मी लगती है। और जहाँ एक बार पसीना आने लगता है, जब स्वेटिंग शुरू हो जाती है बॉडी में, तो फिर गर्मी लगना थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि स्वेटिंग स्टार्ट हुई है तो किसी ने कूलर ऑन कर दिया, AC ऑन कर दिया, नहीं। अभी भी आप सेम कंडीशन में हो, लेकिन पसीना आने के पहले आपको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है और पसीना आने के बाद गर्मी लगना थोड़ी सी कम हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब पसीना आता है ना हमारी स्किन में, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, हमारी कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, ये क्या है, हमारी स्किन है। और हम सबको पता है कि स्किन पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। और इन पोर्स से, स्किन पोर्स से क्या हुआ, अंदर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या होती है, स्वेट ग्लैंड होती है। हमारी स्किन के नीचे क्या है भाई, स्वेट ग्लैंड्स हैं। इनका काम क्या है, स्वेट यानी कि पसीना बनाना। तो हुआ क्या कि स्वेट ग्लैंड ने जो भी पसीना, जो भी स्वेट बनाया था, अब वो स्वेट को रिलीज कर दिया गया है। और अल्टीमेटली ये जो स्वेट है ये कहाँ आ चुका है, इन स्किन पोर्स के थ्रू, इन स्किन पोर्स के थ्रू हमारे स्किन के सरफेस पर आ चुका है। तो देखो ये सब क्या है, ये पूरा है अपना स्वेट, हमारा खुद का पसीना ही है। आई बात समझ में? तो हमारी स्किन के नीचे क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, पसीना बनाते हैं और इस पसीने को वो रिलीज़ कर देते हैं। तो होता क्या है कि हमारे स्किन में जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू ये जो स्वेट है ये पूरा का पूरा बाहर निकल आता है। बाहर कहाँ आएगा, तो हमारी स्किन के सरफेस पे ही आएगा। ये देखो आ चुका है क्या, स्वेट स्किन के सरफेस पर। अब स्वेट है क्या, पानी तो है ना, इसमें भी क्या होंगी, कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी पानी की, ये लो। आई बात समझ में? तो इस स्वेट में भी क्या है, आप बोल सकते हो कि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, बाहर इतनी तेज गर्मी है, तो ये जो स्वेट आया है स्किन सरफेस के ऊपर, ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसका भी इवेपोरेशन होगा। कहीं जहाँ ये स्वेट हमारे स्वेट ग्लैंड से निकल करके पोर्स के थ्रू हमारी स्किन के सरफेस पे आया, स्किन के सरफेस पे आने के बाद क्या होगा, ये स्वेट इवेपोरेट हो जाएगा। और पता है आपको, ये इवेपोरेट मतलब कि भाई जो स्वेट है, जो पसीना है, उसमें भी क्या है, पानी है। पानी की यहाँ पे क्या मैंने बना दिए हैं, मॉलिक्यूल्स बना दी हैं। अब ये क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होने का मतलब क्या है कि ये कहाँ जाने वाले हैं भाई, ये जाने वाले हैं सराउंडिंग एयर में। जाएंगे तो सराउंडिंग एयर में, पर आप सभी को पता है कि जब भी इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है तो लिक्विड को थोड़ा बहुत एक हीट देनी पड़ती है। भाई हम सबको पता है कि एक लिक्विड की वेपर्स कब बनती हैं, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है। लेकिन जब इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे हम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर के नहीं जाते हैं। इनफैक्ट जो इवेपोरेशन है किसी भी लिक्विड का, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही हो जाता है। तो हुआ क्या, स्किन सरफेस के ऊपर जो भी पसीना आया था वो इवेपोरेट होगा। पता है आपको वो इवेपोरेट कैसे होगा, कि हमारे स्किन के सरफेस पे जो भी हीट है, भाई गर्मी का मौसम है तो गर्मी लग रही है, तो स्किन जो है वो क्या हो रही है, पूरी बॉडी कैसी हो रही है, गर्म हो रही है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि स्किन सरफेस के ऊपर जो भी पसीना आया है, ये पसीना क्या करेगा, स्किन सरफेस की हीट को अब्जॉर्ब करेगा। पसीने में है क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े बहुत, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्किन के सरफेस पर उसकी जो भी हीट है उसको अब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि उनके ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को वो ओवरकम कर लेंगे। और इतना ओवरकम करेंगे कि वो सरफेस को छोड़ देंगे, यानी कि जो पसीना है वो चला जाएगा ऊपर, इवेपोरेट हो जाएगा, हमारी स्किन सरफेस से गायब हो जाएगा। तो होगा क्या, हमारी स्किन सरफेस पे जो भी हीट थी, पूरी हीट तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जो हीट थी, उसको पसीने के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर भाई हमारी स्किन सरफेस के ऊपर जो भी हीट थी उस हीट को
स्वेट के मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो गए। इसका मतलब क्या कि स्किन सरफेस पे अब जो हीट है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब जब हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, गर्मी लगना भी तो कम हो जाएगी। बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो बाहर की जो एयर थी वो इतनी गर्म थी कि हमारी पूरी बॉडी क्या हो रही थी, गर्म हो रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। और इस गर्माहट से बचने के लिए क्या हुआ, हमारी बॉडी ने स्वेटिंग शुरू कर दी, यानी कि बॉडी में पसीना आने लग गया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग की प्रोसेस जो है ना, आप बोल सकते हो कि एक एक बैलेंस क्रिएट करती है कि बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, भाई बाहर इतनी गर्मी है, इस गर्मी के कारण हमारी बॉडी भी क्या हो रही, गर्म हो रही। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग की प्रोसेस होती है। तो जो भी पसीना आता है स्किन सरफेस पे, ये स्किन जो पसीना जो है वो स्किन सरफेस की हीट को अब्जॉर्ब करके उड़ जाता है। और पीछे आप बोल सकते हो क्योंकि स्किन सरफेस की जो हीट है वो कम हो गई, इसका मतलब क्या कि हम पे एक कूलिंग इफेक्ट नज़र आता है, एक कूलिंग इम्पैक्ट हम पे छोड़ जाता है क्या, स्वेट का इवेपोरेशन, जिसके कारण हमें अब थोड़ा सा ठंडा लगने लगता है, गर्मी कम लगने लगती है। सो इन समर डेज स्वेट कम आउट टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको बोला ना कि जो स्वेटिंग की प्रोसेस है वो क्यों होती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि आसपास का जो टेम्परेचर है गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग की प्रोसेस होती है, बैलेंस करने के लिए सब चीज़ें, ठीक है। The sweat evaporates because of increase in the surface area and getting the temperature from the atmosphere. This is resulting in decrease in the temperature of the skin and finally our body, which gives relief to us in hot days. Sweating is a natural mechanism to keep cool the surface of our body in hot days. This is the cause that with increase in temperature our body sweats a lot, especially in the summer days. तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये स्वेट हमारी स्किन सरफेस पे आया, स्वेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्किन सरफेस की हीट को अब्जॉर्ब करेंगे और फिर अब्जॉर्ब करने के बाद वो चले जाएंगे कहाँ, हवा में इवेपोरेट हो जाएंगे। तो स्किन सरफेस ठंडा हो जाएगा, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ये नहीं कि बाहर जो टेम्परेचर है उसके कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बहुत मुसीबत हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज द कॉज दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आवर बॉडी स्वेट्स अ लॉट, स्पेशली इन द समर डेज। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग की प्रोसेस शुरू कर देती है। तो जब पसीना इवेपोरेट होने लगता है कि तो हम पे एक कूलिंग इम्पैक्ट आ जाता है, हम ठंडा ठंडा जो है ना फील करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, एक दूसरी एक्टिविटी हुई जहाँ पे इवेपोरेशन इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्टिविटी की। भाई गर्मियों का मौसम है तो मटके वगैरह, सुराही वगैरह तो हम सभी यूज़ करते हैं। मटके का पानी बेस्ट होता है ना। डॉक्टर्स मना करते हैं कि भैया फ्रिज का पानी जो है ना यूज़ मत करो गर्मी के मौसम में, सबसे बढ़िया क्या होता है, मटके का पानी होता है। अब सवाल यह है कि आखिर जो मटका है उसका पानी ठंडा कैसे हो जाता है। तो मटके के पानी का जो ठंडा होना है ना, इस प्रोसेस में भी क्या इन्वॉल्व है, इवेपोरेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व है। पता है कैसे, जैसे ये मटका है, अब मटका किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होते हैं, मटके के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से आप बोल सकते हो कि पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। हाँ, इतने छोटे होते हैं कि वो आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं ऐसे, लेकिन होते हैं, ठीक है। ये मटका किसका बना हुआ है, ये मटका बना हुआ है मिट्टी का, और इस मटके के ऊपर क्या है, छोटे छोटे से ऐसे पोर्स हैं। क्या है, पोर्स हैं, ठीक है ना, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे पोर्स। अब क्या होगा, मटके के अंदर आपने पानी भरा, अब पानी को तो बस निकलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। तो क्योंकि जिस मटके में हमने पानी को भरा है उस मटके के पूरे सरफेस पे क्या है, छोटे छोटे से बहुत ही पोर्स है, माइन्यूट पोर्स है। इतने बड़े भी गड्ढे नहीं कि पूरा का पूरा जो पानी है ना वो बह जाए, लेकिन हाँ
पोर्स तो होते हैं। और इसका बेस्ट प्रूफ क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी हम मटका रखते हैं अपने घरों में गर्मियों के मौसम में, तो उसके नीचे जो है ना एक छोटी सी कटोरी लगा देते हैं कि जो भी पानी मटके से रिसेगा, बाहर निकलेगा, वो पानी कहाँ आ जाए, उस कटोरी में इकट्ठा हो जाए, फिर उस पानी को हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना। तो ये इस बात का सबूत है कि हाँ भाई, मटके के पूरे सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनसे पानी बाहर आता है। अब हुआ क्या कि मटके के अंदर आपने जो भी पानी डाला है, अब ये पानी क्या करेगा, इन पोर्स के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये पानी बाहर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, काफ़ी गर्म है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना। तो होगा क्या कि मटके के पोर्स के थ्रू जो भी पानी आया है, इस गर्म एयर में आने के कारण क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा, है ना। मटके के पोर्स के थ्रू जो भी मटके के सरफेस पे पानी आया है, जैसे कि ये पोर है ना, इस पोर से क्या हुआ, सपोज ये पानी आ गया, ये पानी आ गया, ये पानी कहाँ आया है, तो मटके के सरफेस पे आया है। अब इसके बाद में हुआ क्या, ये समझ में आ रहा है ना, ये सारे पोर्स हैं ग्रीन कलर के, और इन पोर्स से मटके के अंदर जो हमने पानी भरा था वो पानी अब बाहर आ गया। बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे आता रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो भी पानी आया है, ये बाहर के गर्म एटमॉस्फेयर में आकर के इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट तो होगा, लेकिन मटके के सरफेस पर जो भी हीट है ना, उस हीट को अब्जॉर्ब करते हुए इवेपोरेट होगा। यानी कि पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया है, इवेपोरेट तो हुआ, लेकिन मटके के सरफेस के ऊपर जो हीट है उसको लेकर के इवेपोरेट हुआ। इसका मतलब क्या कि मटके के सरफेस पे जो भी हीट थी वो कम हो गई, यानी कि मटके का जो सरफेस है वो ठंडा हो गया है। अब क्या हुआ, जो पानी आया था वो इवेपोरेट हो गया, अब और पानी आ गया पोर्स के थ्रू बाहर मटके के सरफेस पर, और पानी आ गया, ठीक है। अब ये पानी भी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट तो होगा, लेकिन कैसे होगा, मटके की सरफेस पे जो हीट है ना उसको अब्जॉर्ब करते हुए इवेपोरेट होगा। इसका मतलब क्या कि फर्दर और मटके का जो सरफेस है वो ठंडा होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो पहले पानी इवेपोरेट हुआ था उसने भी सरफेस की हीट को अब्जॉर्ब किया था, दूसरी बार जो पानी इवेपोरेट हुआ है उसने भी सरफेस की हीट को अब्जॉर्ब किया है। तो कुल मिलाकर के मटके की सरफेस की हीट काफ़ी कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। हीट कम होने का मतलब क्या है कि मटके का जो सरफेस है वो बहुत ठंडा होता जाता है। और ये प्रोसेस चलती रहती है, दिन भर चलती है कि पानी जो है ना पोर्स के थ्रू बाहर आ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, जितना इवेपोरेट हो पाया, जितना नहीं हो पाया वो नीचे जो है ना फिर गिरता जाता है। और जो भी पानी इवेपोरेट हो रहा है वो मटके की सरफेस की हीट को अब्जॉर्ब करते हुए इवेपोरेट हो रहा है, तो मटके का जो सरफेस है वो ठंडा होता जा रहा है। अब जब मटके का सरफेस ही ठंडा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उस मटके के अंदर जो पानी होगा वो भी तो ठंडा हो जाएगा ना। तो इसीलिए मटके का पानी क्या होता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है, ऐसा लगता है किसी ने फ्रिज से निकाल करके दिया है। आई आपको बात समझ में। प्लस हम बोलते हैं कि मटके को अगर हम किसी वेंटिलेटेड जगह पे रखें तो मटका जो है ना और जल्दी पानी ठंडा करता है। वेंटिलेशन वाली जगह पे रखने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एयर का जो पैसेज है ना वो आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूसली चल रहा हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक क्लोज्ड कमरे में आपने क्या करा है, मटके को बिल्कुल पैक करके रख दिया है कि मटका क्या करेगा, अपना काम करेगा। अगर आप मटके को एक ओपन जगह पे रखोगे जहाँ पे एयर जो है ना, मतलब जो हवा है वो आती जाती है, एयर जो है ना वो फ्लो कर रही है, उस जगह पे मटके का जो ठंडक है वो और फास्टर रेट पे होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वेंटिलेशन हो रहा है ना, वहाँ पे एयर आ जा रही है वहाँ पे, तो होगा क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। आप अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो हम बोलते हैं कि विंड की जो स्पीड है और वो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करती है कि अगर हवा बहुत तेज़ बह रही होती है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या होता है, तेज़ हो जाता है, जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि मटके को अगर आपने किसी ओपन एयर में रखा है, एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन का जो रेट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि मटके के पोर्स के थ्रू जो भी पानी आ रहा है बाहर वो तेज़ी के साथ क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो मटके के सरफेस पे जो भी हीट होगी वो भी तेज़ी के साथ क्या होती है, कम होती है। और पानी आया, वो और पानी क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, मटके के सरफेस की हीट को अब्जॉर्ब करते हुए हुआ। तो मटके की जो सरफेस की हीट है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, कम होती है। और जितनी जल्दी वो कम होगी उतनी जल्दी मटका ठंडा होगा, और जितने जल्दी मटका ठंडा होगा उतने ही जल्दी उसके अंदर जो पानी भरा है वो ठंडा हो जाएगा।
सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मटके के अंदर कूलिंग की जो प्रोसेस है उसमें भी क्या इन्वॉल्व होती है, इवेपोरेशन इन्वॉल्व रहता है, कि जो भी पोर्स प्रेजेंट है मटके की सरफेस के ऊपर उसमें से पानी बाहर आ रहा है, वो पानी जा रहा है इवेपोरेट होने के लिए। इवेपोरेट तो होगा लेकिन सरफेस, मटके की सरफेस पे जो भी हीट है उसको अब्जॉर्ब करते हुए इवेपोरेट होगा, और ऐसे पानी आता जाता है मटके के अंदर से बाहर पोर्स के थ्रू और इवेपोरेशन चलता जाता है, जिसके कारण सरफेस की जो हीट है वो कम होती जाती है, मटके का सरफेस ठंडा हो जाता है, और जहाँ मटका ठंडा हुआ उसका पानी भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वाटर इज केप्ट इन अर्दन पॉट्स टू कीप देम कूल। अर्दन पॉट हैज अ लॉट ऑफ पोर्स। वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट्स evaporates from the pores of pots, which cools the neighboring molecules of the water. This process continues and the whole of the water kept in the earthen pots become cooler. Hence, water is kept in the earthen pot to keep them cool for drinking purposes. तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरा का पूरा जो मटके का पानी है वो ठंडा होता है। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। अब देखो कुछ बुक्स में मटके में जो कूलिंग प्रोसेस होती है उसको आप बोल सकते हो कि थोड़े से अलग तरीके से भी डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज ये क्या हमारा मटका है और इस मटके में हमने पानी डाला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी में क्या होंगे, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये लो, ये हमने लिया क्या, अपना मटका, मटके में हमने डाला क्या, पानी, और पानी की ये सब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये बात तो तय है ना कि मटके की सरफेस पे क्या है, बहुत सारे पोर्स हैं। तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि मटके की सरफेस पे जो पोर्स हैं उन पोर्स के थ्रू मटके के अंदर जो पानी है, पानी के जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं। ये बात भी बिल्कुल तय है, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मटके के अंदर मतलब जो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, भाई ये पूरा का पूरा पानी, ये पूरे के पूरे पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, मटके के अंदर ही हैं। अब मैं मटके के अंदर आपको नहीं दिखा सकती हूँ, इसीलिए बाहर बनाए हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि जैसे कि मटके के अंदर ये क्या है, सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इन सभी वाटर मॉलिक्यूल्स में से जो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होने वाले हैं, सरफेस पे जो पोर्स हैं उन पोर्स के थ्रू इवेपोरेट होने वाले हैं। कौन से वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाले मॉलिक्यूल्स। अब ये इवेपोरेट तो होंगे, लेकिन कैसे इवेपोरेट होंगे, तो अपने आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना उनकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होंगे। मैंने आपको क्या समझाया कि भाई मटके के सरफेस के ऊपर जो पोर्स हैं उन पोर्स के थ्रू पानी पहले बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद में इवेपोरेट होगा, लेकिन मटके की सरफेस की जो मटके का जो सरफेस है उसकी हीट को अब्जॉर्ब करके पानी इवेपोरेट होगा। कुछ बुक्स में ऐसा भी बोला जाता है, और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है कि होता क्या है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मटके के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोर्स के थ्रू इवेपोरेट होते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स तो खुद इवेपोरेट होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अपने नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स से एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होंगे, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं मटके के अंदर जो कि अभी इवेपोरेट नहीं हुए हैं, इन नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम हो गया इससे क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ठंडे हो जाएंगे, यानी कि पानी ठंडा हो जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ बुक्स में ये दिया रहता है और कुछ किताबों में जो मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेनेशन दिया है, वो दिया रहता है। तो दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों में से कुछ गलत नहीं है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं। पहला तरीका क्या होगा कि सरफेस पे पानी आ गया है इन पोर्स के थ्रू और ये पानी इवेपोरेट हो रहा है। कैसे इवेपोरेट हो रहा है, तो मटके की सरफेस पे जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा है, जिसके कारण सरफेस ठंडा हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बार बार पानी जब आएगा
तो उतने बार वो इवेपोरेट होगा, उतने बार सरफेस की एनर्जी और कम होगी, हीट और कम होगी और सरफेस और ठंडा होगा। तो जब जितना सरफेस मटके का ठंडा होगा, उसके अंदर जो पानी है वो भी क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई मटके के अंदर जो पानी भरा है, उस पानी की कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जब इन पोर्स के थ्रू इवेपोरेट होते हैं तो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये वाले मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, पानी को, मतलब पानी का जो सरफेस है, जो लिक्विड है, उसको छोड़ देते हैं। तो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर कम हो जाता है और जहाँ टेम्परेचर कम हुआ वहाँ पे पानी ठंडा हो गया। दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों चीज़ें आप याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं क्या। आगे अब हम आ जाते हैं अपनी एक लास्ट एक्टिविटी के ऊपर, जो कि क्या है, जहाँ पे हमको इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से समुद्र का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है और समुद्र के पानी को इंटेंशनली इवेपोरेट किया जाता है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि सी वाटर वगैरह जो होता है वो बहुत ही मरीन वाटर होता है, यानी कि उसमें बहुत सारा नमक प्रेजेंट होता है। और वैसे देखा जाए तो कई सारे नमक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्या, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड क्या है भाई, ये है अपना कॉमन सॉल्ट, जिसको हम बड़े मज़े से खाते हैं। और अगर किसी दिन खाने में ये नमक कम हो जाए तो खाना एकदम बेस्वाद लगता है। तो इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा सी एरिया है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि समुद्र के किनारे, है ना, साइड में कुछ इस तरीके से शैलो बैंक या बैड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको बैड दिखाई दे रहे होंगे, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। इन बैड्स में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, ये सी वाटर ही भर देते हैं और इस सी वाटर को फिर नेचुरली इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब सी वाटर इवेपोरेट होता है तो उसका जो पानी है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन उस पानी में जो घुले हुए नमक थे ना, वो पीछे छूट जाते हैं। तो ये आपको नमक के ढेले दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको सभी के सभी सॉल्ट हीप्स दिखाई दे रहे होंगे। ये नमक कहाँ से आया है, तो इसी सी वाटर से ही आया है कि सी वाटर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं बैंक में, ये वाटर इवेपोरेट होता जा रहा है और पीछे क्या छोड़ता जा रहा है, नमक छोड़ता जा रहा है। तो उस नमक को फिर प्योरीफाई करते हैं और इसके बाद में उसमें से ये NaCl निकाल करके इसको पैकेट में पैक करके बेच देते हैं और उसे हम खरीद लेते हैं और यूज़ भी करते हैं। So seawater has a lot of salt. Seawater is left in shallow ponds. The water evaporates gradually because of heat of the sun, leaving the salt in the shallow ponds. तो सन की गर्मी के कारण जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या छोड़ देगा, नमक छोड़ देगा। These salts are collected and used for with food after purification. फिर इसके बाद में इस नमक को कलेक्ट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है और फिर इसको हम खाने में यूज़ कर लेते हैं। इतनी आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वो हमने सभी एक्टिविटीज़ डिस्कस कर ली हैं जिसमें कि इवेपोरेशन शामिल होता है, जिसमें कि इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कैसे हम सी वाटर में से नमक को ऑब्टेन करते हैं, कैसे मटके का पानी जो है वो ठंडा होता है, कैसे गर्मी लगने पर जब पसीना आता है तो पसीना आने के बाद में हमें थोड़ी सी गर्मी लगना कम हो जाती है, एक कूलिंग इम्पैक्ट हम पे जो है ना आता है। प्लस इसके अलावा वाटर साइकिल में इवेपोरेशन का क्या रोल होता है वो भी हमने सीख लिया है। तो इसी के साथ में ये जो हमारा टॉपिक है हमारे इस सेशन का, इवेपोरेशन इन एवरीडे लाइफ, ये होता है फिनिश कवर। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक और बचा है कि भाई इवेपोरेशन और बॉइलिंग के प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस पढ़ने के पहले एक कॉमन फैक्टर क्या होता है या एक सिमिलैरिटी क्या होती है इवेपोरेशन और बॉइलिंग प्रोसेसेस में, क्या बता सकते हो? बड़ा आसान है। बॉइलिंग में भी हमने क्या सीखा था कि लिक्विड चेंज होता है अपने गैसियस स्टेट में। इवेपोरेशन में भी हम यही सीख रहे हैं कि लिक्विड चेंज हो रहा है किसमें, अपने गैसियस स्टेट में। तो एक कॉमन सिमिलैरिटी क्या है, मतलब बॉइलिंग और इवेपोरेशन प्रोसेस में, कि दोनों में ही लिक्विड स्टेट का कन्वर्जन होता है किसमें, रिस्पेक्टिव गैसियस स्टेट में, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की, कि अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग आप बोल सकते हो कि किसी भी लिक्विड का तभी होता है जब वो लिक्विड अपने रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है। माना कि बॉइलिंग में क्या हो रहा है कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है अपनी वेपर्स में, गैसियस स्टेट में, लेकिन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड को पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाना पड़ता है। जैसे कि वाटर की वेपर्स तभी बनेंगी
या आप ये बोल सकते हो कि वाटर बॉईल तभी होगा जब हम उसको पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लेकर के आएंगे। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी को लेकर के आते हैं तभी पानी बॉईल होता है, और बॉईल होने के बाद में ही उसकी क्या बनती है, वेपर्स बनती हैं। लेकिन फर्स्ट पे गिरे हुए पानी को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, वो पानी अपने आप उड़ जाता है, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन हुआ है। और इवेपोरेशन में हम बोलते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो इवेपोरेशन है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही होता है। यानी कि अगर पानी का इवेपोरेशन हो रहा है तो वो इवेपोरेशन डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे ही किसी टेम्परेचर पे हुआ होगा। इनफैक्ट हमने इवेपोरेशन में तो ये भी पढ़ा है कि इवेपोरेशन आप बोल सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है। आई बात समझ में? तो बॉइलिंग का एक मेन पॉइंट क्या है कि भाई बॉइलिंग किसी भी लिक्विड की उसके बॉइलिंग आप बोल सकते हो कि हाँ, बॉइलिंग जो है किसी भी लिक्विड की उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर ही हो पाती है। जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक वो लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो बॉइलिंग है वो क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। यानी कि अगर आप किसी पानी को, मतलब किसी पानी को या किसी और दूसरे लिक्विड को जब आप बॉईल करते हो तो जितने भी एंटायर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस लिक्विड के या उस पानी के, वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बॉइलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कभी ज़रा आप अपने घर में एक पतीली में पानी भर करके उसको उबालने की कोशिश करिएगा। जब पानी उबलने लगता है तो आप देख सकते हो कि वो जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी क्या करता है, बॉइलिंग की प्रोसेस में शामिल होता है। जो बुलबुले हैं ना वो बिल्कुल नीचे से बनना शुरू हो जाते हैं। उस बॉइलिंग वाटर को देख करके आपको अपने आप समझ में आएगा कि भाई इस पतीली में जो भी पानी है, चाहे वो नीचे हो, बीच में हो, चाहे वो ऊपर हो, पूरा का पूरा पानी क्या कर रहा है, बॉईल कर रहा है, एक साथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। उस बॉइलिंग वाटर में आप किसी भी लेयर का पानी उसको टेस्ट करके देख सकते हो। पूरे पानी का, एंटायर पानी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। पूरा का पूरा पानी क्या करता है, पूरा का पूरा जो लिक्विड का बल्क है वो बॉइलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए बॉइलिंग को हम बल्क फिनोमेना कहते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन में हमें सिर्फ मतलब होता है लिक्विड के सरफेस से। क्यों? क्योंकि सरफेस पे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं और ओवरकम करके सरफेस को छोड़ ही देते हैं। सीधे क्या हो जाते हैं, एयर में चले जाते हैं वेपर्स के फॉर्म में। तो इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, और बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमेना है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में कि बॉइलिंग जो है जल्दी हो जाती है। यानी कि जहां आपने किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेकर के आए हो, उस टेम्परेचर पे आने के बाद 10 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन को होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि उस समय लिक्विड अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पर नहीं आया है। ग्रेजुअली लिक्विड क्या होगा, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन ऐसा आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग में नहीं होता है। कि बॉइलिंग में सपोज अगर आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक लाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आया, 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो पानी है वो अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग कंपैरेटिवली कैसी होती है, फास्टर रेट पे होती है एज कम्पेयर्ड टू इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या, एक ही सिमिलैरिटी है वो मैंने आपको बता दी है, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। यानी कि इवेपोरेशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो होता है अब फिनिश, और इस इवेपोरेशन के कंसेप्ट के साथ आपका जो पूरा चैप्टर है वो भी होता है पूरा फिनिश। तो इस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, और वो सभी टॉपिक्स एनटीएससी में आ सकते हैं। भाई एनटीएससी ने क्या करा है, मतलब जो एनसीईआरटी है उसने सिलेबस दे दिया है कि भाई स्टेज 1 में ये चैप्टर्स आने वाले हैं, इन चैप्टर्स में आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ना है। अब किस टॉपिक में से सवाल आ रहा है, किस में से नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता। इसीलिए हर एक टॉपिक को हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, ताकि सभी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में अच्छा एक चीज़ तो रह ही गई, वेरी सॉरी, डेजर्ट कूलर्स।
कि भाई हम गर्मियों में जो कूलर वगैरह यूज़ करते हैं, ये डेजर्ट कूलर्स कैसे काम करते हैं। इसमें भी हम बोलते हैं कि एवेपोरेशन की प्रोसेस शामिल है। देखो होता क्या है कि हम सबको पता है कि सपोज़ ये क्या है, हमारा कूलर है। कूलर में हम बोलते हैं कि हस्क के ऐसे पैड्स लगे होते हैं, घास फूस के बने होते हैं, हस्क पैड इनको हम बोलते हैं। अब होता क्या है कि ऊपर से, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कूलर तभी काम करेगा ना जब उसमें आप पानी डालोगे, है ना। तो पानी डाला आपने उसकी टंकी में, टैंक में, फिर टैंक में आप बोल सकते हो कि एक मोटा सा पाइप जाता है, मेन पाइप, कुछ इस तरीके से एक मेन पाइप जाता है ऊपर की तरफ। मतलब ये क्या है, आपका पूरा कूलर है, उसके टैंक में आपने पानी डाला है, टैंक से एक मोटा सा पाइप जाता है, पंप लगा होता है ना कूलर में, तो वो पंप क्या करता है, पाइप से जो टैंक में आपने पानी डाला है उस पानी को पाइप में, वो मतलब जो भी पंप लगा है वो पंप टैंक से पानी को कहाँ भेजता है, इस कॉमन पाइप में भेजता है। ये पाइप कहाँ जाता है, कूलर की रूफ में जाता है। और रूफ में आप बोल सकते हो कि कई सारे पतले पतले पाइप जो है ना ऐसे लगे होते हैं। तो मेन पाइप में जो भी पानी आया है वो पानी कहाँ चला जाता है, इन पतले पतले पाइप्स में चला जाता है। ये पतले पतले पाइप्स क्या करते हैं कि कूलर में, जैसे कूलर के 4 साइड्स होते हैं, 4th जो साइड है उसमें तो फैन लगा होता है, कूलर के जो रिमेनिंग 3 साइड्स हैं उनमें जो हस्क पैड लगे होते हैं, उन हस्क पैड में ये पाइपलाइंस क्या करती हैं, पानी पहुंचाती हैं। आई बात समझ में। तो आपने कूलर की टंकी में पानी डाला, जो पंप लगा होता है वो पंप क्या करेगा, एक मोटे पाइप में इस पानी को फ्लो करवाएगा। ठीक है, ये पाइप कहाँ जाता है, कूलर की रूफ में जाता है। रूफ में कई सारी पतली पतली पाइपलाइंस होती हैं, ये इन पाइपलाइंस में ही क्या होता है, पानी जाता है। और ये पाइपलाइंस क्या करती हैं, कूलर में जो 3 साइड्स में जो हस्क पैड लगे होते हैं उन हस्क पैड में पानी पहुंचाती हैं। आई बात समझ में। तो यानी कि जो हस्क पैड है अब वो क्या हो चुके हैं, गीले हो चुके हैं, उनमें पानी आ चुका है ना। तो हस्क पैड पूरे गीले हो चुके हैं, यानी कि इसमें पानी आ गया है। अब क्या होगा, गर्मियों का मौसम है, बाहर जो हवा है वो कैसी है, बहुत ही गर्म है, यानी कि बाहर की हवा कैसी है, काफ़ी हॉट है। अब क्या होगा कि जैसे ये कूलर का जो हस्क पैड है इसमें क्या है, पानी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पानी की कुछ बूंदें बना लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। तो ये जो हस्क पैड है दिखाई दे रहा होगा आपको, इस हस्क पैड में क्या है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या, जैसे ही हॉट एयर आएगी, बाहर की हॉट एयर कहाँ आएगी, इन हस्क पैड के पानी के पास आएगी। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सोचेंगे कि अरे यार कितनी ज़्यादा गर्मी है इस हवा में, इस गर्मी के कारण, इस हीट के कारण होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होने लग जाएंगे, यानी कि हस्क पैड से इवेपोरेट होने लग जाएंगे, जिसके कारण जो हस्क पैड है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आई बात समझ में कि जो भी हमने पानी डाला था कूलर में वो पूरा का पूरा पानी पाइप और पाइपलाइंस के थ्रू कहाँ पहुँच रहा है, आ रही है ना बात समझ में कि जो भी आपने टैंक में पानी डाला है वो पानी पाइप और पाइपलाइंस के थ्रू कहाँ जाएगा, कूलर के हस्क पैड में जाएगा, जिसके कारण जो हस्क पैड है वो गीले हो जाएंगे। अब बाहर की जो गर्म हवा है वो जैसे ही गर्म हवा इन हस्क पैड के कांटेक्ट में आती है, हस्क पैड के अंदर जो पानी होता है वो पानी इवेपोरेट होने लग जाता है गर्म हवा के कारण। ठीक है, बाहर की गर्म हवा के कारण। तो इस गर्म हवा के कारण जो हस्क पैड है, हस्क पैड के अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट होने लग गया, और जहाँ पानी इवेपोरेट हुआ हस्क पैड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट होता है। पता है ना कि नहीं पता है, इस पूरे सेशन में हमने इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट को ही तो डिस्कस किया है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हस्क पैड से जब वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे तो हस्क पैड की जो हस्क पैड में जो हीट होगी ना उसको अब्जॉर्ब करते हुए इवेपोरेट होंगे, तो हस्क पैड क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे की तरफ 4th आप बोल सकते हो कि वॉल में जो फैन लगा हुआ है, उस फैन को जब हम ऑन करते हैं तो ये फैन क्या करता है, हवा को खींचता है, हवा को खींच करके अंदर की तरफ छोड़ता है। मतलब ये क्या है, आपका रूम है, ये आपके रूम की क्या है, खिड़की है, खिड़की पे आपने क्या करा है, कूलर फंसा करके रखा हुआ है। तो ये फैन क्या करेगा, जैसे मैं फैन हूँ तो मैं पीछे से हवा खींचूंगी और आगे की तरफ छोड़ूंगी। आगे कहाँ, तो कमरे में। अब जो पीछे से हवा ये फैन खींच रहा है, ये हवा आ कहाँ से रही है, ये आ रही है हस्क पैड से, और हस्क पैड खुद कैसे हैं, ठंडे हैं। तो जो हवा अंदर से आएगी ना,
या बोल सकते हो कि हवा जो पीछे से आएगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी, और यही ठंडी हवा फैन क्या करेगा, आगे छोड़ेगा, तो पूरा कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कूलर से कैसी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। आई बात समझ में कि जो भी हम पानी डालते हैं कूलर में, वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी हस्क पैड में जाता है, जिसके कारण पानी मतलब जिससे जो हस्क पैड हैं वो गीले हो जाते हैं। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो हॉट एयर के कारण हस्क पैड में जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट तो हो गया, लेकिन हस्क पैड को ठंडा करके, हस्क पैड की हीट को अब्जॉर्ब करके पानी इवेपोरेट हुआ, जिसके कारण हस्क पैड ठंडे हो जाते हैं। अब जो ये फैन लगा है, ये फैन क्या करेगा, पीछे से हवा खींचेगा और आगे छोड़ेगा। ये जो पीछे से हवा आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हस्क पैड से आ रही है। हस्क पैड खुद कैसे हैं, ठंडे हैं, तो जो भी हवा आएगी पीछे से वो कैसी होगी, ठंडी होगी, तो आगे की तरफ जो हवा छोड़ी जाएगी वो भी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। खत्म बात। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि इवेपोरेशन यूज हुआ है। तो evaporative coolers are widely used in hot summer days. In evaporative coolers, dry air is blown over husk saturated of water. From the surface of the husk, water is evaporated, resulting in the cooling of husk. जिससे क्या होता है कि जो हस्क है, जो पूरी घास फूस है कूलर के पैड्स की, वो ठंडी हो जाती है। The water particles at the surface of wet husk evaporate and cool the rest portion of the wet husk. Air blown from the cool husk is sent in the room, which cools the room. आई बात समझ में। और यही चीज़ कई बार पेपर में आती है कि बारिश के मौसम में जो ऐसे कूलर्स होते हैं वो ज़्यादा ठंडा क्यों नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एयर की भी एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना। एयर भी क्या करती है, वाटर वेपर्स को एक हद तक ही स्टोर कर पाती है अपने में। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो पैड लगे हुए थे घास फूस वाले, उसमें से पानी इवेपोरेट हो रहा था, वाटर वेपर्स सराउंडिंग एयर में जा रही थी। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि जो सराउंडिंग एयर है उसमें ऑलरेडी वाटर वेपर्स होती हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही इन पैड से निकलने वाले जो वाटर वेपर्स हैं उस सराउंडिंग एयर में एकोमोडेट हो पाते हैं। आई बात समझ में कि बारिश के मौसम में ऑलरेडी सराउंडिंग एयर में क्या है, वाटर वेपर्स हैं, तो इन गीले पैड से निकलने वाले केवल कुछ ही वाटर वेपर्स सराउंडिंग एयर में जाकर के एकोमोडेट हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा अगर वाटर वेपर्स नहीं निकल रही हैं तो मतलब पानी ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हो रहा है। अगर इवेपोरेशन नहीं होगा ठीक से तो फिर कूलिंग इफेक्ट कहाँ से होगा, और अगर कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा तो फिर ठंडी हवा कहाँ से मिलेगी। इसीलिए गर्मी के मौसम में सेम कूलर जो कि काफ़ी कूलिंग परफॉर्म करता था, जो कि काफ़ी कूलिंग करता था, अब वही सेम कूलर बारिश के मौसम में इतनी कूलिंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें मौसम की गलती है। एयर में ऑलरेडी इतनी वाटर वेपर्स हैं कि इवेपोरेशन जो है ना, इवेपोरेशन का रेट क्या हो गया है, कम हो गया है, तो कूलिंग इफेक्ट भी क्या होगा, कमी होगा। तो भाई इस टॉपिक के बाद अब फाइनली अपना जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम या तो एक क्विज रख लेंगे जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लाइव क्विज होगी वो, ठीक है। तो उस क्विज को अटेंड करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है पूरा चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़ना होगा, तभी आपसे सवाल बनेंगे। तो आपको हमने टाइम दिया है, प्रॉपर्ली चैप्टर को पढ़ लो और इसके बाद में फिर क्विज में आ जाना। तो तब तक आप क्या करोगे, विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, टाइप करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप उसको विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको NTSC देखना है तो NTSC पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने NTSC के सभी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री सेक्शन पे आप टैप करोगे या क्लिक करोगे तो आपके सामने अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स कर लिए हैं केमिस्ट्री सेक्शन के, वो सभी के सभी लेक्चर्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे, वो भी एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके, अच्छा हाँ देखो, जैसे ये पूरा का पूरा हमारा केमिस्ट्री सेक्शन खुल गया है। अब जैसे इसमें आपको वीडियोस देखने तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो हमारा सिलेबस ओवरव्यू का जो वीडियो था उसको अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक किया तो इस सिलेबस ओवरव्यू का जो वीडियो है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो कुछ ऐसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड देख सकते हो, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो अब इसके अलावा दूसरा काम आपका क्या है कि जो टाइम टेबल है NTSC का,
इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं सुबह 10 बजे से NTSC की। 10 बजे होता है साइंस, 1 बजे होता है मैथ्स, 4 बजे होता है मैथ और 7 बजे होता है सोशल साइंस। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।